प्रेतात्मा का प्रतिशोध डरावनी सच्ची कहानी। ब्रिटिश शासनकाल के समय एक अंग्रेज डिप्टी कलेक्टर मिस्टर क्रिग ने भारत में रहते समय के कुछ संस्मरण प्रकाशित किया। उनमें एक अध्याय भटकती आत्माओं का भी है। जिस घटना का उल्लेख उन्होंने किया है उसकी भूमिका में लिखा है, यदि यह मुकदमा मेरे सामने न चला होता तो मैं इस घटना पर कभी विश्वास नहीं करता, क्योंकि भूत प्रेत के अस्तित्व पर इससे पहले मैंने कभी विश्वास नहीं किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत विस्तृत घटनाक्रम का सार संक्षेप इस प्रकार है। घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी। साथ ही घंटों की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही श्री रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन वह बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलॉट कर दिया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने के लिए गए तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफ़ेदपोश महिला दिखाई दी। जहांगीरी घंटों की आवाज़ उसके आने के साथ बंगले में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चित्कार करते हुए बंगला छोड़कर भागे तथा उक्त आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेदपोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवाल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाईं, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियां तथा फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ तथा बाद में जहांगीरी घंटों की आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं वरन दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया। प्रेतात्मा के इस रहस्यमय स्वरूप का मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार नई दिल्ली से एक अनुभवी एवं साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गए। इंस्पेक्टर आगा की कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उनके पास से उछल कूद मचाती कमरे में ही गायब हो गई। वे भयभीत तो हुए, परंतु साहस जुटाकर अपनी रिवाल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेदपोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवाल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझ अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवाल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मदद कर सकेंगे? यदि आप वायदा करते हैं तो मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वायदा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ किया। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले का मेरा नाम कावेरी था। मेरी माँ वेश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरी मिस्टर आइजिक मेरी ओर आकृष्ट होने लगे। आइजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आइजिक ने कोर्ट मैरिज कर ली। आइजिक को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आइजिक का ही था तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ मुझे भी वेश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु मैंने वैसा न करने का संकल्प कर लिया था। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आइजिक से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आइजिक के पिता का तार आया, जिससे उसे तुरंत बुलाया गया था। आइजिक ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसके पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेली रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आइजिक वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुम्बन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? छाया ने कहा, हाँ सुनिए। मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच पड़ी है। पलस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अवशिष्ट भाग अब भी मिल जाएंगे। आइजिक का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आइजिक पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आवेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष
उस कमरे की खुदाई की गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आईजी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मुकदमे में आईजी के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगे ने नोट किए हैं आवेरी के हैं तो उसमें उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं है। इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आवेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज़ टेबल पर रखे तो हस्ताक्षर कर देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उससे उसके कहे अनुसार कागज़ टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज़ पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वे मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षर आवेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ तथा वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आवेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष के वकील ने प्रश्न किया, यदि आवेरी हस्ताक्षर कर सकते हैं तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई प्रमाण या सबूत दे जिससे यह विश्वास किया जा सके कि वे हस्ताक्षर आवेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आवेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई तो आवेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आईजी के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहा बंगले में रखा गया है यह भी बताया। आवेरी ने यह भी बताया आईजी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यह झूठा तथा फर्जी तार आईजिक ने मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आईजिक के नाम का जाली तार व विवाह के कागजात प्रस्तुत कर दिए। आईजिक न तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आवेरी को तलाक दिया था, न यह बता सका कि वह कहाँ है। अंततः आईजिक ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। प्राण दंड के निर्णय के दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए। जब वह उसी कमरे में आवेरी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आवेरी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ, अतः भविष्य में आपसे न मिल सकूंगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी धर्मपत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा मिला जिसमें लगभग 40,000 रुपये के मूल्य के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, परंतु अंग्रेज सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वह पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी। घटना 21 जनवरी 1918 की वह भयावह रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद घने काले बादलों में छिप गया था। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। कभी थोड़ी देर के लिए चांद बादलों की ओर से निकलता तो दूर दूर तक फैला शांत समुद्र रोम रोम सिहरा जाता। प्रथम विश्व युद्ध के दिन थे तथा इंग्लिश चैनल में एक जर्मन पनडुब्बी ब्रिटिश जलपोतों की घात में घूम रही थी। उस पूर्णिमा की रात वह कुछ ही देर हुए समुद्र के भीतर से ऊपर आई। समुद्र सतह का हाल देखने के लिए एक जर्मन पनडुब्बी का अफसर कार्ल इरिखमान डेक पर आया। अचानक उस अफसर की नज़र डेक पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी तथा वह चौंक कर सिहर उठा। पनडुब्बी तो अभी अभी ऊपर आई थी, इसलिए डेक पर किसी के पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। फिर डेक पर आने का द्वार तो उसी ने खोला है, तब फिर पनडुब्बी के डेक पर कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? वहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने मुड़कर अफसर की ओर देखा। चांद के धुंधले प्रकाश में अफसर को उस व्यक्ति का चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने दिमाग पर जोर देकर उसका नाम याद करना चाहा। पल भर बाद उसे नाम याद आया, पर उसके साथ ही उसे लगा जैसे वो गस खाकर गिर पड़ेगा। डेक पर खड़े व्यक्ति का नाम था लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर, पर वह तो कुछ महीनों पहले एक दुर्घटना में मारा जा चुका था। तो क्या वह जे फॉरेस्टर के प्रेत को देख रहा था? आतंकित तथा किंकर्तव्य विमूढ़ वह अफसर और कुछ कहता या करता तब तक डेक पर खड़े प्रेत ने उसकी ओर उंगली से इशारा किया कि जैसे उस पर आरोप लगा रहा हो, फिर गायब हो गया। जिस U-65 पनडुब्बी पर फॉरेस्टर का यह प्रेत देखा गया वो फिर दोबारा यात्रा नहीं कर पाई। हुआ यह था कि जब U-65 अपनी प्रथम यात्रा पर निकलने को हुई तो उस पर खाने पीने के सामान के अतिरिक्त टारपीडो भी लादे गए। जब यह टारपीडो पनडुब्बी से उतारे जा रहे थे तब ये फट पड़े। पनडुब्बी के चालक दल के 5 सदस्य मारे गए, लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर भी उनमें से एक थे। टारपीडो के फटने से पनडुब्बी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा उसे मरम्मत के लिए भेजा गया। युद्ध के दिन थे, अतः पनडुब्बी की जैसे तैसे मरम्मत करके फिर से उसे सफर लायक बना दिया गया। एक दिन अफसर ब्रिकमान तथा सीमैन पेटर पनडुब्बी का मुआयना करने पहुंचे तो उन्हें ही सबसे पहले फॉरेस्टर का
प्रेत दिखाई दिया। सीमैन पैटरसन तो उसे देखकर इतना भयभीत हुआ कि नौकरी छोड़कर ही भाग गया। जल्दी ही यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई कि पनडुब्बी में फॉरेस्टर तथा उसके साथ मृत अन्य 4 लोगों के प्रेत भी हैं तथा अब उस पर यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। यह एक पादरी को बुलवाकर पनडुब्बी को प्रेत बाधा से मुक्त किया गया, परंतु लोगों के मन में फॉरेस्टर तथा उसके साथियों को प्रेत का आतंक बना ही रहा तथा बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध भी किया कि उसका यह भय गलत नहीं था। पनडुब्बी के सवार प्रायः सभी लोगों को अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।